कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। रोहित को मायरा की हालत को देखकर अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी, पर फिर भी वो अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला, आर यू ओके मिस मायरा? ये कहते हुए रोहित अपने एक हाथ को मायरा की तरफ बढ़ाया ताकि वो उसे उठाने में हेल्प कर सके, पर मायरा उसके हाथ को झटक कर गुस्से से अपने पर्स और फाइल को उठाकर तुरंत खड़ी हुई और अपने पैरों को पटकते हुए सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। मायरा गुस्से से अपने पैरों को पटकते हुए आगे बढ़ गई। लिफ्ट के पास पहुंचकर लिफ्ट को ऑन करके अंदर चली जाती है। वहीं मायरा के जाते ही रोहित, जो अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था, वो तेज तेज से हंसने लगा। उसे इतनी तेज हंसी आ रही थी कि वो अपना पेट पकड़कर हंसे जा रहा था। वो हंसते हुए बोला, ओ नो मिस मायरा, मुझे नहीं पता था कि आपका ये हाल होगा यहाँ पर। मैंने तो कुछ और ही सोचा था। मुझे लगा था कि आप जिस प्लान के लिए आई थी, शायद उसमें आपको थोड़ी बहुत सफलता मिल जाए, पर अफसोस, लेकिन आपको नहीं पता आप शैतान के पास गई थी। वो इतना बड़ा डेविल है कि उससे कोई भी नहीं बच सकता है। सिर्फ उसे लेडी बॉस ही संभाल सकती है, वरना उस डेविल को हैंडल करना किसी के बस की बात नहीं है। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए अपने केबिन में चला गया। वहीं दच के केबिन में दच और आरोही एक दूसरे के होठों को किस कर रहे थे और पूरी तरह से अपने प्यार की दुनिया में खोए हुए थे, क्योंकि आरोही ने मायरा के सामने दच के गाल पर किस किया था। तो दच अब उसी का फायदा उठाकर उसके होठों को चूमे जा रहा था। आरोही बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर दर्द था कि उसे छोड़ ही नहीं रहा था। करीब 25 मिनट बाद जब आरोही सांसें नहीं ले पाती है, तो दर्द उसके होठों को छोड़कर उसके माथे से अपने माथे से लगाकर बोला, आई लाइक योर लिप्स इज सो जूसी वाइफी। तुम्हारे होठ इतने टेस्टी और रसीले हैं कि मैं उसे अपने होठों में भरने से खुद को रोक ही नहीं पाता। आरोही, जो कि पहले से ही दच के किस करने से बहुत गुस्से में थी, पर उसकी बातों को सुनकर ब्लश करने लगती है। उसका चेहरा पूरा लाल होने लगता है। इसके साथ ही साथ उसके कान और गर्दन भी लाल होने लगते हैं। वो अपनी नज़रों को नीचे झुका लेती है और दच के सीने पर मारती हुई बोली, आप कितने फ्लर्टी हो। यू आर सच अ सेमलेस पर्सन। जिस पर दच तेज तेज हंसने लगा और हंसते हुए बोला, आई एम सेमलेस पर्सन ओनली फॉर यू आई, वरना दूसरों के लिए तो मैं क्रूअल रेबिल हूँ। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी जगह मेरी लाइफ में कोई नहीं ले सकता है। मैं जो तुम्हारे लिए हूँ वो किसी और के लिए भी नहीं हूँ। तुम मेरे जिस रूप को देखती हो वो आज तक किसी ने नहीं देखा है, पर हाँ, दुनिया की नज़रों में जो मेरा रूप है वो तुमने नहीं देखा है बैठे। जिस पर आरोही हैरानी से दश की तरफ देख रही थी। तभी दश उसके चेहरे की हैरानी को देखकर बात बदलते हुए उसकी नाक से अपनी नाक टच करते हुए बोला, वाइफी, यू आर सो इनोसेंट एंड यू डोंट नो हाउ मच आई लव यू। ये सुनकर आरोही फिर से शर्माने लगती है और अपनी नजरों को नीचे झुकाकर चुपचाप दच के सीने से लग जाती है। दच तुरंत उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, वाइफी, तुम मुझसे दूर मत होना, अदरवाइज यू डोंट नो कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं इस पूरी दुनिया को आग लगा सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो और मेरे जीने की वजह हो। ये सब कहते हुए दच की आंखों में नशा, जुनून और पागलपन साफ दिखाई दे रहा था, जिसे आरोही देख तो नहीं पा रही थी, पर उसकी बातों को फील कर अंदर ही अंदर डर रही थी। पर वो कुछ बोलती नहीं है और दच के सीने से लगी रहती है। फिर दच भी उसे अपनी बाहों में भरे हुए बैठा था। वहीं मारा गुस्से से लिफ्ट में खड़ी होकर अपने बालों को नोचे जा रही थी। उसे इस वक्त आरोही पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो खुद को इतना खराब नहीं कर रही थी कि लोग उसे देखकर कुछ बोल सके। वो उसी तरह गुस्से से दांत पीसते हुए लिफ्ट से बाहर आती है और जल्दी जल्दी अपने पैरों को बढ़ाते हुए ऑफिस के बाहर जाने लगती है। वहीं रिसेप्शन पर बैठी हुई लड़की मायरा की तरफ ही देख रही थी और मायरा की ऐसी हालत देखकर उसे बड़ी हंसी आ रही थी। वो मन ही मन बोली, आई थी मेरे बॉस को पटाने के लिए। इतना आसान नहीं है कि कोई भी लल्लू पंजू आए और बॉस को पटाकर चली जाए। खुद की शक्ल आईने में देखी नहीं, किलो भर का मेकअप लगाकर बॉस को सीड्यूस करने आई थी। बॉस ने इसके साथ जो भी किया अच्छा हुआ, पर मुझे क्या पता क्या किया, पर जो भी किया होगा अच्छा ही किया होगा। इस लड़की की हालत को देखकर साफ पता चल रहा है कि बॉस ने इसकी अच्छी खासी इंसल्ट की है। ये कहते हुए वो लड़की मन ही मन मुस्कुराई जा रही थी और उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। वहीं मायरा गुस्से से बाहर आई और कार में बैठकर तुरंत वहां से चली गई। कार में बैठते हुए गुस्से से चिल्लाती बोली, नो नो आरोही, यू डोंट नो तुमने मेरे साथ आज क्या किया है।
मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दर्ज के इतने करीब जाने की? तुम कैसे दर्ज के करीब जा सकती हो? मैं तुम्हें दर्ज की लाइफ से निकाल फेंकूंगी। मैं तुम्हारी वो हालत करूंगी जिससे तुम मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगी। अपनी जिंदगी के लिए तिल तिल मरोगी, पर तुम्हें जिंदगी नसीब नहीं होगी और चिपती फिरोगी। ये कहते हुए मायरा गुस्से में बहुत ही ज्यादा पागल लग रही थी। वो गुस्से से अपने बालों को नोचे जा रही थी। करीब आधे घंटे बाद मायरा की कार उसके मॉम के घर आकर रुकी। वो कार से बाहर निकली और जल्दी जल्दी अपने पैरों को बढ़ाते हुए गुस्से से अंदर गई। उसकी मॉम ने जब उसकी हालत देखी तो उसे संभालते हुए बोली, क्या हुआ मायरा बेटा? मायरा बिना कुछ बोले सीधे अपने रूम में चली गई। उसकी मॉम भी उसके पीछे पीछे रूम में गई तो देखी कि मायरा गुस्से से रूम के सारे सामान को इधर उधर फेंक के जा रही थी और गुस्से से चिल्लाई जा रही थी। उसकी मॉम उसको संभालते हुए बोली, हुआ क्या है बेटा? अपनी मॉम की बात सुनते ही मायरा तुरंत उसके गले लगते बोली, मॉम वो आरोही वहाँ भी पहुँच गई। मैं उसे दज की लाइफ से निकाल कर रहूँगी। मैं उसे मार डालूंगी। उसे मरना होगा मॉम। उसे मेरे दज की लाइफ से हमेशा के लिए जाना ही होगा। उसकी मॉम मायरा को संभालते हुए बोली, बेटा खुद को संभालो। तुम इस तरह से हाइपर नहीं हो सकती हो। तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल करना ही होगा। वो जल्दी से ड्रावर में से दवा निकाली और मायरा को खिला दी। मायरा जो कि पागलों की तरह हरकतें कर रही थी, वो अपनी मॉम की दी हुई दवा फेंक देती और कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे अब सिर्फ आरोही की मौत देखनी है। मैं उसे मरा हुआ देखना चाहती हूँ बस। वांट टू किल हर मॉम। तब उसकी मॉम बोली, ओके बेटा जो तुम चाहती हो वही होगा, पर ये दवा तो खा लो। ये कहते हुए उसकी मॉम वापस से दूसरी दवा निकाल कर देने लगती है। वहीं मायरा जो कि दवा नहीं खा रही थी पर अपनी मॉम के बार बार कहने पर दवा खा लेती है और कुछ ही देर में धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगती हैं। फिर वो नींद के आगोश में चली जाती है। उसके सोने के बाद उसकी मॉम खुद से बोली, आरोही तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुमने आज मेरी बेटी को फिर से गुस्सा दिला दिया। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, आरोही ये तुमने सही नहीं किया। तुमने मेरी बेटी को रुलाया है और तुमने वापस से उसके दर्द को जगाया है जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से संभाल कर रखा था। पर अब तुम देखना कि मैं और मेरी बेटी मिलकर तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम पूरी जिंदगी रोती रहोगी। जैसे तुम्हारी मॉम को मैंने इस दुनिया से हटाया वैसे तुम्हें इस दुनिया से जाना ही होगा। ये सब कहते हुए मायरा की मॉम की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाए हुए ये सब बोले जा रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने ठान लिया हो आरोही को मार कर ही रहेंगी। वहीं इन सब बातों से अनजान आरोही और दक्ष अलग ही दुनिया में खोए हुए थे। दक्ष आरोही को प्यार करते ही हुए ही सीधे केबिन में बने रूम में ले जाता है और उसे अपने बाहों में भरकर प्यार करने लगता है। आरोही बार बार मना कर रही थी पर दक्ष था कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंत में हार कर आरोही भी उसका साथ देने लगती है। दक्ष उसे किस करते हुए पूरे शरीर पर हाथ चलाने लगता है और दक्ष के ऐसा करते ही आरोही भी आहें भरने लगती है। उसकी आहें और सिसकियों की आवाज़ दक्ष के कानों में पड़ रही थी, जिसे सुनकर दक्ष और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। वो दोनों एक दूसरे में ही खोए हुए थे। कुछ ही देर बाद दोनों के कपड़े फर्श पर बिखरे पड़े हुए थे और दोनों के ऊपर एक पतली सी ब्लैंकेट पड़ी हुई थी। फिर एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूबे हुए थे। दक्ष आरोही को अपने प्यार से पूरी तरह से सराबोर कर रहा था। वहीं आरोही थी कि दक्ष के प्यार को पाकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे की ग्लो और आंखों की चमक ये बता रही थी कि दक्ष को पाकर वो कितनी ज़्यादा खुश है। इस बात से अनजान कि बहुत बड़ा खतरा उनके लाइफ में आने वाला है। मायरा की मॉम अपना फ़ोन उठाती है और किसी को कॉल करती है। कुछ रिंग जाने के बाद कॉल पिक होता है तो मायरा की मॉम अपनी सख्त आवाज़ में बोली, तुम्हें जल्द से जल्द एक लड़की को मारना है। दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है जिसे सुनकर वो बोलती है, मैं तुम्हें फ़ोटो सेंड करती हूँ तो उसका काम तमाम जल्द से जल्द कर दो। वो लड़की कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी हस्ती की वाइफ है, पर फिर भी तुम उसके ऊपर निगाह रखो। एक हफ्ते के अंदर उसका काम तमाम हो जाना चाहिए। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से कुछ बोला जाता है जिसे सुनकर मायरा की मॉम बोली, पैसे की तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारे पैसे मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगी। पहले मैं तुम्हारे आधे पैसे ट्रांसफ़र करूंगी और बाकी पैसे बाद में काम होने के बाद ट्रांसफ़र कर दूंगी। अभी मैं तुम्हें फ़ोटो सेंड कर रही हूँ। तुम उसे ध्यान से देखो और जल्दी से जल्दी काम पर लग जाओ। दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है जिसे सुनकर मायरा की मॉम खुश हो जाती है और कहती है, गुड, अब बस अपने काम में लग जाओ। ये कहकर वो तुरंत कॉल कट कर देती हैं। कॉल कट करने के बाद मायरा की मॉम के चेहरे पर एक अलग ही गुरूर और गुस्से के भाव थे।
इस वक्त उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और वो शैतानी मुस्कान लिए हुए बोली, बस आरोही, कुछ दिन और जी लो अपने पति के साथ, उसके बाद तुम्हें इस दुनिया से जाना होगा। तुम इस दुनिया से जाओगी तभी तो मेरी बेटी तुम्हारी जगह लेगी। दज को पाने के लिए वो जी जान कोशिश करेगी और मैं भी उसकी हर कोशिश में उसका साथ दूंगी। आज नहीं तो कल दज को उसका होना ही होगा, क्योंकि अब दज का उसका जुनून बन चुका है और मैं अपनी बेटी के हर एक जुनून को हमेशा से पूरी करती आई हूँ, फिर आगे भी पूरी करती रहूँगी। ये कहकर वो तेज तेज हंसने लगी और अपनी बेटी के पास जाती है जो अभी बेड पर सो रही थी। वो उसके बालों पर हाथ फेरती हुई बोली, बस बेटा, बस तेरे दर्द की दवा मैंने ढूंढ ली है। बस जल्द से जल्द मैं उस दुश्मन को बाहर निकाल दूँ, उसके बाद तू और दच अपनी ज़िंदगी को खुशी से जीना। ये कहते वो अपनी बेटी के बालों को सहलाए जा रही थी। वहीं इस बात से अनजान दच और आरोही दोनों ही ऑफिस से निकलकर बिला के लिए जा रहे थे। इस वक्त ड्राइवर का ड्राइव कर रहा था और दच आरोही को अपनी बाहों में लिए हुए बैक सीट पर बैठा हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। उसके चेहरे पर कुछ गुस्से के भाव भी थे। वो उसे गुस्से घूर कर देखे जा रही थी। वहीं दच भी आरोही को छोड़ना नहीं चाह रहा था। वो आरोही के कमर में हाथ डाले धीरे धीरे सहलाया जा रहा था। ये देखकर आरोही उसे घूर कर देख रही थी और फुसफुसा कर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? अभी तक आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। छोड़िए, पहले ही आपने मुझे थका दिया है। जिस पर मुस्कुराते हुए दस उसके गालों पर एक किस करते हुए बोला, क्या करूँ वाइफी, तुम हो ही इतनी ब्यूटीफुल कि मैं खुद को रोक नहीं पाता। ये सुनते ही आरोही उसके सीने पर मुक्के से मारती हुई बोली, आपको शर्म नहीं आती? आप कब से इतने बेशर्म होने लगे हैं? तभी दस मुस्कुरा कर बोला, ओह वाइफी, अगर शर्म करूँगा तो बाकी का काम कौन करेगा? वो कहावत है ना, जिसने किया शर्म उसके फूटे करम। ये कहते हुए वो वापस से आरोही के गालों पर किस किया। आरोही उसे घूर कर देखती हुई बोली, आपको हर वक्त बस यही सोचता रहता है। इस पर दच बोला, क्या करूं, मेरी वाइफ है ही इतनी खूबसूरत कि मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। जब जब मैं उसकी खूबसूरती को देखता हूँ तो मैं अपने आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता हूँ। आरोही उसकी बात सुन उसे घूर कर देखी और वापस उसके सीने पर अपना सिर रख ली। दच ये देखकर मुस्कुराकर उसके बालों में अपने हाथ फिराते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को उसकी कमर पर ले गया और सहलाने लगा। आरोही जो कि काफ़ी थकी हुई थी, वो अब कुछ बोल ही नहीं पाई। वो उसी तरह सीने से लगी हुई अपनी आंखें बंद कर ली। दच था कि अपने हाथों को उसकी कमर से पीठ पर ले जाकर सहला रहा था। कुछ ही देर में आरोही नींद के आगोश में चली गई। दच को जब अपने सीने पर आरोही की भारी सांसें महसूस हुई तो वो समझ गया कि आरोही सो गई है। वो धीरे से उसकी तरफ देखकर बोला, ओ वाइफी, यू आर सो क्यूट, यू डोंट नो हाउ मच आई लव यू। ये कहकर वो उसके माथे पर प्यार से चूम लिया। कुछ देर बाद वो दोनों विला पहुंच गए। विला पहुंचकर उसी तरह दच आरोही को गोद में लिए हुए विला के अंदर गया और सीधे अपने कम रूम की तरफ बढ़ गया। वो उसे रूम में ले जाकर बड़े ही आराम से बेड पर सुला दिया और वो सावन लेने के लिए बाथरूम की तरफ चला गया। कुछ देर बाद वो सावन लेकर एक ट्राउज़र पहनकर बाहर आया और अपने बालों को टॉवल से सुखा रहा था। वो मिरर के सामने खड़े होकर अपने बालों को पोंछ रहा था और मिरर के जरिए आरोही को देख रहा था, जो अभी भी बेड पर आराम से सुकून की नींद सो रही थी। ये देखकर उसके होठों पर एक स्माइल आ गया। तभी अचानक उसका मोबाइल बजा और वो कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से उसके दादाजी का कॉल था। वो अपने दादाजी से कुछ देर तक बात किया और कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद दक्ष वापस से आरोही के पास गया और धीरे से उसकी तरफ झुककर बोला, वाइफी वेकअप, कितना सोगी यार, अब उठ भी जाओ और डिनर का टाइम हो गया है, चलो साथ में डिनर करते हैं। आरोही कसमसाते हुए दक्ष को खुद से दूर करके धीरे से बोली, प्लीज़ ना, थोड़ी देर और सोने दीजिए, वैसे भी आपने मुझे बहुत परेशान किया है। ये सुनते ही दक्ष के होठों की स्माइल और बड़ी हो गई और वो मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम 2 मिनट में नहीं उठी वाइफी तो मुझे और परेशान करने में टाइम नहीं लगेगा। आरोही इसकी बातों को सुनकर भी इग्नोर करते हुए दूसरी तरफ करवट करके सो गई। ये देखकर दज के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वो फट से आरोही के पास जाकर लेट गया और उसके कमर में हाथ डाल अपनी तरफ खींच लिया। जैसे ही दज ने ऐसा किया, आरोही की आंखें झट से खुल गईं। वो एक झटके में दज के हाथों को अपनी कमर से दूर कर उठकर बैठ गई और बोली, मैं उठ गई हूँ, चलिए डिनर करते हैं। दक्ष बोला, नो वाइफी, अब मेरा मूड चेंज हो गया है, अब मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता हूँ, अब तो मैं डिनर नहीं तुम्हें खाऊंगा। ये सुनकर आरोही के गाल गुलाबी होने लगे और अपने शर्म को छुपाते हुए बोली, पर मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मुझे डिनर करना है।
ये कहकर वो दच को धक्का देकर दूसरी साइड से बेड पर से उतरी और वो तुरंत रूम का डोर ओपन कर बाहर चली गई। दच आरोही को इस तरह तेजी से भागते हुए देखकर तेज तेज हंसने लगा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, ओ वाइपी, तुम कितना शर्माती हो, अभी भी तुम इतना शर्माती हो। कोई नहीं, तुम्हारी ये शर्म ही मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। मैं दिन पर दिन और भी बेपनाह मोहब्बत करने लगा हूँ। ये कहते हुए वो अपने बालों में हाथ फिराते हुए रूम से बाहर चला गया। रूम के बाहर निकलते ही उसका कॉल आने लगा, पर वो अपना फ़ोन रूम में ही रख दिया, जिस कारण उसे पता ही नहीं चला और कॉल पे कॉल आए जा रहा था। दच आरोही के साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर साथ में डिनर कर रहे थे, जहां दच आरोही को देखकर डिनर किया जा रहा था, वहीं आरोही अपनी नज़रों को नीचे झुकाए चुपचाप डिनर कर रही थी। उसे दच का खुद की तरफ देखना बहुत ही ज़्यादा शर्म दिला रहा था। वो शर्म के कारण अपनी नज़रें भी नहीं उठा पा रही थी। तभी दच धीरे से बोला, वाइफी, इतना शर्मा क्यों रही हो, मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो, प्लीज़ लुक एट मी। आरोही इसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोली, क्यों, मुझे डिनर करना है तो अपने खाने पर कॉन्सेंट्रेट करूँगी ना कि आप पर। ये बात सुनकर दच बोला, नॉट बैड वाइपी, अगर तुम चाहो तो मुझ पर भी कॉन्सेंट्रेट कर सकती हो, इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। आर्य उसे घूर कर देखते बोली, मुझे कोई भी फायदा नहीं चाहिए, मेरा फायदा होगा या आपको, मुझे अच्छी तरह से पता है। ये कहकर वो चुपचाप से डिनर करने लगी। वहीं दच आरोही को गुस्से से लाल देखकर और भी मुस्कुराने लगा और उसकी तरफ देखकर धीरे से अपने हाथों को आगे बढ़ाकर टेबल के नीचे से उसकी कमर पर अपना हाथ रख दिया। ये महसूस कर आरोही की सांसें ही रुक गई और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो दच को घूर कर देखते हुए झट से अपने हाथ से उसके हाथ को अपनी कमर से दूर कर देती है। ये देखकर दच बोला, यू आर सो रूड वाइफी। जिस पर आरोही बोली, आपको जो समझना है समझ सकते हो। ये कहकर वो डिनर करने लगी। तभी दच धीरे से बोला, घर से किसी का कॉल आया था। आरोही दच की बात सुन उसकी तरफ इस तरह से देखने लगी जैसे मानो पूछ रही हो, किसको कॉल आया था और क्या बात हुई। उसकी सवालिया नज़रों को समझकर दच बोला, दादाजी का कॉल आया था और उन्होंने हमें पैलेस बुलाया है। जिस पर आरोही बोली, पर क्यों, कोई काम है क्या। जिस पर दच बोला, हाँ, वहाँ पर दादाजी ने हमारे लिए कोई पूजा रखवाई है और उसके अगले दिन हमारी रिसेप्शन पार्टी है। ये सुनते ही आरोही जो कि डिनर कर रही थी, उसका खाना उसके गले में अटक गया। दच उसे झट से पानी पिलाते हुए प्यार से उसकी पीठ को सहलाने लगा। आरोही पानी पी तो उसे थोड़ी राहत हुई। तब दच बोला, व्हाट हैपेंड वाइफी, तुम इस तरह से इतना कैसे चौंक गई। आरोही बोली, आप इतनी बड़ी बात मुझे इस तरह से बताएंगे तो मुझे खाना अटकेगा ना, और कैसे दादाजी ने रिसेप्शन पार्टी के बारे में सोच लिया। उस पर दच बोला, भाई, उस पार्टी के बाद कई लोगों को हमारे रिलेशन के बारे में पता चल गया है, तो इसलिए दादाजी ने कहा है कि अब कुछ भी छिपाने की ज़रूरत नहीं है और अब ऑफिशियली सबके सामने बहू के रूप में अनाउंसमेंट करना चाहते हैं और पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि उनके पोते ने कितनी ब्यूटीफुल वाइफ को चूज़ किया है। ये कहकर दच धीरे से आरोही के गालों पर किस कर लिया। आरोही ये देखकर उसे घूरती हुई झट से उसे खुद से दूर की और बोली, चुपचाप से बैठकर अपना डिनर कीजिए, ज़्यादा मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही दोनों मुस्कुराते हुए डिनर किए। डिनर करने के बाद आरोही जैसे ही चेयर पर उठने लगी, तभी दच बिना वक्त गवाए उसे अपनी गोद में उठा लिया। आरोही ये देखकर अपनी आंखें बड़ी किए हुए बोलने लगी कि क्या आप क्या कर रहे हैं, और छोड़िए मुझे, मैं चल सकती हूँ। जिस पर दच बोला, नो वाइफी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें जरा भी तकलीफ हो, और जब तुम आराम करोगे तो उसका मुझे भी तो फायदा होगा। आरू इसे घूर कर देखते हुए बोली, अब कोई फायदा नहीं होने वाला, समझे आप, छोड़िए मुझे। जिस पर दस बोला, नो वाइफी, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जो काम मैंने दोपहर में कम समय में किए वो अब रात में कंप्लीट होगा। आरू इसे छोड़ते हुए बोली, छी, कितने ठरकी इंसान है आप। जिस पर दच बोला, वो तो मैं हूँ ही, पर सिर्फ अपनी वाइफ के लिए। ये कहते हुए दच उसे लेकर रूम में चला गया और रूम का डोर एक तेज आवाज के साथ बंद हो गया। कुछ देर में दोनों की सांसें और सिसकियों की आवाज़ें रूम में गूंजने लगी और दोनों ही अपने प्यार की दुनिया में गुम थे। वहीं दूसरी तरफ जब मायरा सो कर उठी और काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो सब कुछ भूल गई हो जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। वो खुशी खुशी अपनी मॉम से मिलने के बाद करण की विला चली गई, जो कि अपने विला में काफ़ी परेशान था। मायरा उसके पास जाकर उसे पीछे से पकड़ते बोली, बेबी, तुम इतना परेशान क्यों हो। जिस पर करण मुस्कुराकर उसकी गालों को छूते हुए बोला, नो बेबी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम ठीक हो ना, और मेरा बेबी कैसा है। मायरा बोली, मैं और आपका बेबी दोनों ही फर्स्ट क्लास है। जिस पर करण बोला, गुड, मैं भी यही चाहता हूँ, तुम चलकर रेस्ट कर लो। जिस पर मायरा बोली, नो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम इतनी परेशान क्यों हो।
जिस पर करण अपने माथे पर उंगलियों से रब करते हुए बोला, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जो हमारी कंपनी जो काफ़ी ऊंचाइयों पर जा रही थी उसके शेयर धीरे धीरे डाउन हो रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर ये अचानक कैसे हो रहा है, जो अचानक मेरे शेयर गिरते जा रहे हैं। करण की बात सुन मायरा परेशान हो गई और परेशान होकर बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पर करण बोला, नहीं ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब मायरा भी परेशान होने लगी तो करण उसे समझाते हुए बोला, बेबी यू डोंट वरी, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम चलती रहती है, मैं इसे हैंडल कर लूँगा। तुम खुद पर ध्यान दो और ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, क्योंकि हमारे होने वाली बेबी पर असर पड़ेगा। जिस पर मायरा मुस्कुराते हुए झट से करण के होठों पर किस करते हुए बोली, ओके जानू, अगर तुम ये कह रहे हो तो मैं बिल्कुल परेशान नहीं होंगी। वैसे भी मुझे पता है तुम सब कुछ ठीक कर लोगी। करण मायरा को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बेड के पास किया। फिर उसे धीरे से लिटाते हुए बोला, तुम अब सो जाओ, मुझे अभी कुछ काम है। ये कहकर करण जाने लगा तो मायरा उसके हाथों को पकड़कर झट से अपनी तरफ खींच ली, जिससे करण मायरा के बिल्कुल करीब चला गया। मायरा उसके कॉलर को पकड़कर अपने और करीब खींचते बोली, नो जानू, मुझे कुछ चाहिए। जिस पर करण अजीब तरह से उसकी तरफ देखते हुए बोला, व्हाट हैपेंड बेबी? तब मायरा अपने होठों पर कातिल मुस्कान लिए बोली, आई वांट यू करण। ये सुनकर करण को थोड़ा अजीब लगा, पर वो मायरा को बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहता था। करण अभी कुछ बोलता उससे पहले ही मायरा उसे पलटकर धक्का दी और उसके ऊपर आ गई। फिर उसके होठों पर टूट पड़ी। करण मायरा के ऐसा करने पर एक पल के लिए चौंका और वो भी उसके किस में उसका साथ देने लगा। दोनों ही एक दूसरे को बेतहासा चूमे जा रहे थे। कुछ ही देर बाद मायरा अपने कपड़े निकाल देती और फिर करण के कपड़े फाड़कर उसे उसके शरीर से अलग करने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पागल सी हो गई है और उसके सिर पर जुनून सवार हो गया है। करण को एक पल के लिए ये देखकर थोड़ा अजीब लगा, पर मायरा की खुशी के लिए वो मना नहीं कर सका और दोनों ही एक दूसरे को प्यार करने लगे। करण ना चाहते हुए मायरा को प्यार कर रहा था, वही मायरा थी कि पागलों की तरह करण को खा जाना चाहती थी। मायरा का पागलपन देखकर करण भी अब अपना होश खोने लगा था और वो भी उस पर हावी होने लगा था और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। अगली सुबह दत्त और आरोही जल्दी उठ गए क्योंकि आज उन दोनों को दत्त के पैलेस जाना था। दादाजी ने दत्त को कॉल करके स्पेशली बुलाया था और आरोही भी अपने ससुराल वालों के साथ रहना चाहती थी। उसे उनके साथ रहने पर काफ़ी अच्छा फील होता था। ये बात दत्त को भी पता थी, इसलिए दत्त भी आरोही की खुशी के लिए जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहता था। हालांकि पहले दत्त को ऑफिस जाना था, इसलिए उसने आरोही से कह दिया था कि आज उसकी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, तो वो अपनी मीटिंग अटेंड करने के बाद दोपहर से ही आरोही रेडी रहे और वो दोनों वहाँ से फिर पैलेस के लिए निकल जाएंगे। दत्त तैयार होकर आरोही के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। वहीं आरोही भी बड़े प्यार से बातें करते हुए ब्रेकफास्ट कर रही थी। थोड़ी ही देर में दोनों का ब्रेकफास्ट हो गया और दत्त जाने से पहले आरोही को गले से लगाया। फिर उसके होठों पर लाइट किस करते हुए तुरंत बाय बोलकर ऑफिस के लिए निकल गया। दत्त के जाने के बाद आरोही भी वहीं हॉल में बैठकर कुछ देर टीवी देखी और वापस से रूम में आकर पैलेस जाने के लिए अपने कुछ कपड़े पैकिंग करने लगी। वैसे तो दत्त ने उसे मना किया था, लेकिन फिर भी आरोही ने कुछ जरूरी चीज़ों को पैक कर लिया क्योंकि उन दोनों ने कुछ दिन रुकने का प्लान किया था। उन दोनों को ही अपनी फैमिली के साथ रहने का मन था। हालांकि दत्त भी अपनी फैमिली से दूर ही रहता था क्योंकि उसे अकेले में रहना बहुत ही अच्छा लगता था। शायद इसलिए क्योंकि वो अकेले में रहकर आराम से आरोही को याद कर लेता था, पर अब जबकि आरोही उसके साथ थी तो वो उसके साथ कहीं भी रह सकता था। वहीं आरोही थी कि उसे वो फैमिली चाहिए थी। जो प्यार उसे अपनी फैमिली से नहीं मिला था, वो प्यार उसे दच की फैमिली से मिल रहा था। तो भला कैसे आरोही उससे दूर रह सकती थी? इसलिए आरोही अपने कुछ सामान को पैक कर लेती जिससे वो कुछ दिन वहाँ रुक सके। वहीं दस अपने ऑफिस पहुंचकर जल्द से जल्द अपनी मीटिंग करता है और कुछ ही देर में वो अपने ऑफिस से विला के लिए निकल जाता है। दोपहर 3 बजे तक अपने विला पहुंच जाता है। विला पहुंचते ही वो अपने लंबे लंबे कदमों को बढ़ाते हुए अपने मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ जाता है। रूम में पहुंचते ही उसकी नज़रें मिरर के सामने खड़ी आरोही पर ही टिक जाती है क्योंकि आरोही ने इस वक्त बेबी पिंक कलर की फ्रिल वाला साड़ी पहन रखा था। उसने बालों को खुला छोड़ रखा था और कानों में छोटा छोटा डायमंड इयररिंग्स पहन रखा था। उसने हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगाकर बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई अप्सरा आसमान से जमीन पर उतर आती है। दक्ष की नज़रें जब उस पर जाती है तो उसकी नज़रें मानो आरोही पर से हट ही नहीं रही हैं। इस बात से अनजान आरोही अपने बालों को मिरर के सामने खड़े होकर संवार रही थी। उसे ये भी होश नहीं था कि दक्ष कब से उस रूम के डोर के पास
खड़ा होकर उसे एकटक निहारे जा रहा है। दच धीरे धीरे चलते हुए आरोही के पास आता है और उसके पेट पर अपना हाथ फिराने लगता है। कुछ देर बाद आरोही को जब अपने पेट पर किसी के गर्म हाथों का एहसास हुआ तो वो अपनी पलकें उठाकर मिरर के जरिए ऊपर देखी तो उसे सामने दच दिखाई दिया। तब वो दच को देख हल्का सा मुस्कुराई। तभी दच उसके कंधों पर झुककर किस करते हुए बोला, वाइफी, तुम्हें देख मेरा दिल बेईमान हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपना जाने का प्लान चेंज कर देना चाहिए। दच की बात सुन आरोही उसे मिरर से घूरती हुई देखी। तब दच बोला, अरे ऐसे मत देखो वाइफी, तुम समझ नहीं रही हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तब आरोही सवालिया नज़रों से पूछने की कोशिश करती है कि मैं क्या नहीं समझ रही। दच उसकी नज़रों को समझ कर बोला, वो क्या है ना, तुम्हें इस तरह से देखकर मैं बहकने लगा हूँ और मेरा मन तो कुछ और ही करने को हो रहा है। जिस पर आरोही तुरंत पीछे मुड़ी और उसे खुद से दूर करते हुए बोली, सोचिएगा भाई मत, क्योंकि मैंने सारी प्लानिंग कर ली है और अब मुझे जाना है तो जाना है। वैसे भी अपने ये पैतरे कहीं और चलाइएगा। आरोही की बात सुन दच मासूम सा मुंह बनाकर बोला, प्लीज़ ना वाइपी, एक बार मान जाओ। अच्छा ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले एक राउंड हो जाए। ये सुनते ही आरोही का गाल शर्म से लाल हो गया, पर वो अपने शर्म को छिपाती हुई नकली गुस्सा दिखाकर दच के सीने पर मुक्के से मारती हुई बोली, बिल्कुल भी नहीं। आपका ना मन बढ़ गया है। आप दिन पर दिन बेशर्म होते जा रहे हो। आप अपनी आदत में सुधार लाइए, समझे। और ये लीजिए अपने कपड़े, जल्दी से जाकर तैयार होकर आइए। ये कहते हुए आरोही एक सूट उसकी तरफ बढ़ा देती है। दच मासूम सा बच्चों की तरह मुंह बनाकर सीधे चेंजिंग रूम की तरफ चला जाता है। इस वक्त दच किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। आरोही ये देखकर मुस्कुराने लगी। दच चेंजिंग रूम की तरफ पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि आरोही मुस्कुरा रही है, तो वापस से पीछे मुड़कर देखते ही बोला, आर यू लाफिंग टू मी। जिस पर आरोही कहती है, नो वे। तभी दच बोला, यू डोंट नो, तुमने जो आज किया है ना, उसकी पनिशमेंट मैं तुम्हें रात में दूंगा। ये कहते हुए सीधे चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। वहीं दच की बात सुन आरोही का चेहरा पूरा लाल हो गया और उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी। फिर वो शर्म से अपने चेहरे को हाथों से छुपा ली और धीरे से बुदबुदाई, उफ मेरा फ्लर्टी हस्बैंड। ये कहकर वो मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद दोनों ही तैयार होकर बाहर आए और थोड़ी देर में ही दोनों विला से पैलेस के लिए निकल गए। दच की कार के आगे पीछे दो कार थी जो उसकी सिक्योरिटी के लिए तैनात थी, जिसमें उसके बॉडीगार्ड्स बैठे हुए थे। दच आरोही के साथ अपनी रोल्स रॉयल कार के पीछे बैक सीट पर बड़े ही एटीट्यूड के साथ बैठा हुआ था। वहीं आरोही दच के सीने से लगी हुई, जिसे दच ने कसकर अपनी बाहों में भरा हुआ था। आरोही को पाकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई कीमती चीज़ पा लिया हो और अपनी इस कीमती चीज़ को कभी भी खुद से दूर नहीं करना चाहता था। आरोही के लिए दच का प्यार धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा था। उसका प्यार जुनून में बदलते जा रहा था। आखिर ये प्यार किस हद तक जाएगा, ये तो आपको आगे देखने पर पता चलेगा। दूसरी तरफ मायरा और करण दोनों ही एक दूसरे की बाहों में बिना कपड़ों के लेटे हुए थे। उन दोनों ने सिर्फ एक वाइट कलर का बेडशीट ऊपर से ओढ़ रखा था और दोनों ही इस दुनिया से बेखबर बड़ी ही मस्ती से सो रहे थे। तभी अचानक फ़ोन कॉल की आवाज़ से मायरा की नींद खुली, क्योंकि इस वक्त मायरा का ही फ़ोन बज रहा था। करण, जो कि मायरा को कमर से कसकर पकड़कर सोया हुआ था, जैसे ही मायरा अपने बगल में रखे फ़ोन की आवाज़ को सुनती है तो कसमसाने लगती है। फिर मुड़कर वो मोबाइल उठाने वाली थी, तभी करण उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचते बोला, नो वे बेबी, तुम यहीं रहो, तुम्हें फ़ोन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं देखता हूँ किसका कॉल है। जिस पर मायरा तुरंत बोली, नो करण, तुम रहने दो, मैं देख लूँगी। पर करण बोला, नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, मेरा अभी और मूड है। ये सुन मायरा मुस्कुराने लगी, बोली, लगता है तुम्हारी स्टेमिना दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है करण। जिस पर करण तुरंत उसके ऊपर आकर उसके चेहरे की तरफ झुकते बोला, तुमने अभी तक मेरी स्टेमिना देखी ही कहाँ है बेबी। लगता है तुमने करण के स्टेमिना को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं किया है। क्यों ना मैं आज तुम्हें अपनी स्टेमिना ही दिखा दूँ। जिस पर मायरा बोली, ऑफ कोर्स, मैं भी ज़रूर देखना चाहती हूँ। मैं भी तो देखूँ मेरे हस्बैंड में कितनी स्टेमिना है। ये सुनते ही करण जैसे मानो एक्साइटेड हो ही गया। उस पर जैसे एक पागलपन सवार हो गया और वो तुरंत ही मायरा के होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा और थोड़ी देर में दोनों की सांसें तेज चलने लगी। फिर दोनों की सिसकियों की आवाज़ पूरे रूम में गूंजने लगी, जो कि उनके हवस की भावना को साफ दर्शा रहा था। वहीं मायरा का फ़ोन बार बार बजे जा रहा था। इस बात से अनजान मायरा अपने शरीर की गर्मी बुझाने में लगी हुई थी और करण भी उस पर हावी होकर अपने शरीर की गर्मी को बुझा रहा था। दोनों ही इस वक्त प्यार से एक दूसरे के करीब नहीं आए थे, बल्कि अपने शरीर की गर्मी को मिटाने के लिए एक दूसरे के करीब आए थे। वहीं फ़ोन करने वाला भी थक कर वापस से फ़ोन करना बंद कर देता है। इस बात से अनजान मायरा को ये भी होश नहीं था कि उसका फ़ोन कितनी बार बजा है और ये भी होश नहीं था कि
फ़ोन आ रहा है तो कोई ज़रूरी बात होगा, पर वो तो अपने हवस को मिटाने में तुली हुई थी। वो दिन पर दिन इतनी पागल होती जा रही थी कि जिसका कोई हद ही नहीं था। करीब 2 घंटे बाद दच और आरोही की कार एक बड़े से पैलेस के पाकर आकर रुकी। पैलेस के बाहर एक बड़ा सा गेट लगा हुआ था जो दिखने में ही काफ़ी आलीशान लग रहा था। गेट पर खड़े गार्ड्स ने जब दच की गाड़ियों को देखा तो वो तुरंत गेट को ओपन कर दिया, जिससे एक साथ दच की कई गाड़ियां पैलेस के अंदर चली गईं। दच, जो कि सभी गाड़ियों के बीच में रोल्स रॉयल कार में आरोही को अपनी बाहों में लिए बैठा था। कार रुकते ही आरोही ने जब विंडो से बाहर की तरफ देखा तो इतने बड़े पैलेस को देखकर एक पल के लिए बिल्कुल हैरान सी रह गई। वो पैलेस काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ था और देखने वालों की तो जैसे आंखें चौंधी आ जाए। वहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो कि वहाँ ना होनी चाहिए। पैलेस के बाहर एक बड़ा सा वाटरफॉल बना हुआ था जिसमें से कलरफुल वाटर गिर रहे थे। उसके चारों तरफ स्टेचू बने हुए थे जो कि गोल्डन कलर के थे, जिसमें बहुत सी कारीगरी की गई थी जो सबसे यूनिक थी। वहीं एक साइड बड़ा सा गार्डन था जिसमें कलरफुल फ्लावर्स लगे हुए थे। वे सभी फ्लावर्स सिर्फ इंडिया के नहीं, विदेशों के भी फ्लावर्स थे जो इंडिया में अवेलेबल नहीं होते हैं। और उसकी तरफ एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उतना बड़ा स्विमिंग पूल देखकर आरोही भी एक पल के लिए शॉक्ड रह गई। आरोही विंडो के जरिए ये सब देख ही रही होती है कि तभी दच उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, वाइफी कम। ये कहते हुए डोर ओपन कर बाहर आया और तुरंत आरोही के साइड जाकर उसकी डोर ओपन कर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। आरोही भी दच के हाथ को अपने सामने देखकर उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया। फिर दच मुस्कुराते हुए उसे कार से बाहर निकाला। तब दोनों कार से बाहर आए और पैलेस की ओर बढ़ गए। पैलेस को देखकर आरोही और भी ज़्यादा हैरान थी, क्योंकि पैलेस काफ़ी बड़ा और विशाल था। वो किसी राजा महाराजा के पैलेस की तरह लग रहा था, बस उसे थोड़ा न्यू ट्रेंड के हिसाब से बनवाया गया था। वो काफ़ी ऊंचा और वाइट कलर के मार्बल से बना हुआ था। उसमें ग्लास विंडो और ग्लास डोर लगे हुए थे जो कि बहुत ही यूनिक थे। आरोही ये सब बहुत ध्यान से देख रही थी। जब दच आरोही के कमर में अपने हाथ डाल उसे खुद के करीब खींचते हुए पैलेस के अंदर लेकर गया। जैसे ही आरोही पैलेस के अंदर गई तो देखा कि जितना सुंदर पैलेस बाहर से था उससे कहीं ज़्यादा सुंदर वो अंदर से दिखाई पड़ रहा था। आरोही बड़े ही गौर से अपनी नज़रें घुमाकर सब देख रही थी। वहाँ एक बड़ा सा हॉल था जिसमें हर चीज़ बड़े ही सलीके से रखा और सजाया गया था। वो सभी चीज़ें काफ़ी टॉप ब्रांडेड की थी और वहाँ फर्नीचर के काम जो हुए थे वो भी सबसे अलग मालूम पड़ रहे थे। आरोही वो सब चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से देख रही थी और पहचान भी रही थी, क्योंकि वो हमेशा ऑनलाइन इन सब चीज़ों को देखा करती थी जिनकी गिनती टॉप ब्रांड में की जाती थी। तभी आरोही की नज़र वहीं हॉल में रखे सोफे पर गई जहाँ दादाजी आराम से बैठे हुए थे। आरोही मुस्कुराते हुए दक्ष के साथ आगे बढ़ी और सबसे पहले दादाजी दादी जी के पाँव छूने लगती है। दादा और दादी जी उसके सिर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद देते बोली, सदा सुखी रहो बेटा। दादी मुस्कुराती हुई बोली, अब जल्दी से मुझे एक परपोता दे दो। ये सुनकर आरोही शर्म से अपनी नज़रें नीचे कर ली। तभी वहाँ पर दक्ष के मॉम डैड भी आ गए। आरोही जाकर उसके मॉम डैड से मिली। दक्ष के डैड मुस्कुराकर उसके सर पर अपना हाथ फेर दिए। फिर आरोही उसकी मॉम से मिली तो वो उसे अपने गले लगाकर प्यार से बोली, अब मेरी बेटी आ गई है, मैं बहुत खुश हूँ। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए उसके गालों को टच की। ये सुनकर आरोही की आंखें नम हो गई। तभी दस की मॉम बोली, इस तरह से अपने आंसू मत गिराओ, ये बहुत कीमती होते हैं बेटा, और अब ये रोना धोना बंद करो, फिर जल्दी से मुझे दादी बना दो। ये सुनकर एक बार फिर से आरोही अपनी नम आंखों को शर्म से नीचे कर ली। वहीं आरोही के साथ खड़ा दच ये सब सुनकर मुस्कुरा रहा था और बालों में बड़ी स्टाइल से हाथ फिरा रहा था, जैसे मानो कह रहा हो कि प्रोसेस चल रहा है। वहीं उसकी मॉम अपने बेटे की हरकतों को देख मुस्कुरा रही थी। वो समझ गई थी कि उसके बेटे के इशारे का क्या मतलब है। दच की मॉम उसके कानों को पकड़कर खींचती बोली, नालायक नटखट, दिन पर दिन तू शैतान होते जा रहा है। जरूर तुमने मेरी बहू को परेशान किया है, इसलिए वो थकी थकी सी लग रही है। जिस पर दच तुरंत अपने मॉम के हाथों को पकड़कर बोला, ओ मॉम छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये आप क्या कर रही हो? मैं आपका बेटा हूँ और आप इस तरह से कर रहे हो जैसे मैं आपका बेटा नहीं दामाद हूँ। जिस पर उसकी मॉम उसके कानों को और भी तेज से मरोड़ते हुए बोली, दामाद होता तो मैं बिल्कुल कान नहीं पकड़ती, समझ आई बात? बेटे के ही कान पकड़े जाते हैं और तू तो मेरा सबसे लाडला बेटा है। तब दच मुस्कुरा देता है और अपनी मॉम के गले लग जाता है। आरोही भी वहीं खड़ी होकर मुस्कुरा देती है। तभी दूर से दौड़ती हुई पंखुड़ी आई और तुरंत आरोही के गले लगकर बोली, ओ भाभी आप आ गए, आई एम सो हैप्पी टू सी यू।
मैं कब से आपका वेट कर रही थी और देखिए मैं कॉलेज भी नहीं जाना चाहती थी, पर मुझे ज़बरदस्ती मॉम ने भेज दिया। लेकिन मैं जल्दी से अपना क्लास स्किप करके आपसे मिलने के लिए यहाँ आ गई, क्योंकि मैं आपसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। और आरोही पंखुड़ी से मिलकर मुस्कुराती हुई बोली, मैं भी तुमसे मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। जिस पर पंखुड़ी तुरंत आरोही को लेकर सोफे पर बैठ गई और फिर दोनों ननद भाभी के बीच में बातें शुरू हो गई। दर्श अपनी मॉम के पास बैठकर उनसे बातें कर रहा था, पर उसकी तिरछी नज़रें आरोही पर ही टिकी थी, क्योंकि आज आरोही उसे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और दर्श का मन कर रहा था कि वो आरोही को लेकर सीधे अपने रूम में जाए, पर अफसोस ये उसके मन की बात थी, पर ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। वहीं उसके डैड भी छुप छुप कर अपने बेटे की हरकतों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर तक सभी वहाँ बैठकर बातें करते रहे। उसके बाद उसकी मॉम बोली, तुम लोगों ने ज़रूर लंच नहीं किया होगा, चलो अब साथ मिलकर लंच करते हैं। अभी हम लोगों ने भी लंच नहीं किया है। जिस पर दर्श बोला, लेकिन मॉम ये लंच का टाइम नहीं है और आप लोगों ने लंच क्यों नहीं किया? जिस पर उसके दादाजी ने कहा, अरे बरखुरदार, घर का बेटा आ रहा हो तो भूख कहाँ लगती है, एक्साइटमेंट में और पेट भर जाता है। ये सुनकर दर्श मुस्कुरा देता है। तभी दादी बोली, बेटे के साथ साथ बेटी भी आए तो खुशी दुगनी हो जाती है। आरोही भी ये सुनकर मुस्कुराने लगती है। सभी लोग दर्श और आरोही के साथ डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाते हैं। आरोही देखती है कि वहाँ बड़ा सा डाइनिंग टेबल लगा हुआ था। वहीं उस डाइनिंग टेबल के बीच में एक बड़ी सी चेयर रखी हुई थी, जो दिखने में राजा महाराजा की तरह चेयर थी। वो चेयर घर के हेड के लिए था। दादाजी जाकर उस पर बैठ गए। फिर उसके बाद सभी लोग एक एक करके बैठने लगे। दादा दादी जी के पास वाले चेयर पर बैठ गई। वहीं जस्ट उनके सामने वाले चेयर पर दक्ष बैठा हुआ था। आरोही ये देख थोड़ा हैरान हुई। वो सोचने लगी कि यहाँ तो डैड को बैठना चाहिए, पर वो नहीं बोली। दादाजी मुस्कुराकर बोले, सभी अपना लंच स्टार्ट करो। सभी मुस्कुराते हुए लंच स्टार्ट कर दिए। तभी अचानक वहाँ पर आवाज़ आई कि आज आप लोग फिर से मुझे भूल गए ना। तो सभी उस आवाज़ को सुनकर डोर की तरफ देखने लगे। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।